वेलकम टू जीके क्लासेस। आज हम स्टैटिक्स का नेक्स्ट एपिसोड डिस्कस करेंगे और अभी तक आपने इसके पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, फिर चाहे आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, रेलवे हो गया, जो भी स्टेट वाले एग्जाम्स होते हैं, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में, उसमें ऐसे क्वेश्चन जो है आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बनकर आएगा, आप उसे जरूर प्रेस कर लें, नहीं तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाएगा। और इस क्लास की पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल जीके क्लासेस, मैंने उसका लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अपने टेलीग्राम चैनल का, आप वहां पर जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां से आप डेली जो है क्लास की अपडेट एंड पीडीएफ दोनों जो है आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, आपको मिल सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज असत्य को पहचानिए। इसमें से गलत वाला कौन सा है वो आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज जो है वो दयाराम साहनी ने की, ये सही है इसमें, क्योंकि हड़प्पा की जो खोज है वो दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई थी। सैंधव सभ्यता की खोज सेल खड़ी से निर्मित है, ये भी सही है। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो ये है कांस्य युगीन सभ्यता। ये भी पूछता है कि कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी है, तो वो है सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, इसमें मैं एक क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन तो एक है बट इसके थ्रू मैं आपको 5 जो है अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगी। तो कराती हूं मैं 10 क्वेश्चन, बट आप देखिए उसमें से आपको अलग से 40 क्वेश्चन नए देखने को मिलते हैं। इसलिए मैं बोलती हूं कि आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, उसे स्किप मत कीजिए, क्योंकि जो है आपका इसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर 20 मिनट देख रहे हो तो वो आपका टाइम वेस्ट है। 20 मिनट में आपको जो है 40 नए क्वेश्चन जो है सीखने को मिलते हैं। और जब आपका एग्जाम होगा तो आप देखिएगा कि मेरी इस क्लास से जो है कितने सारे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिए, और जो भी स्टडी से रिलेटेड फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप इसे जरूर शेयर किया करो। तो सैंधव सभ्यता की खोज सेलखड़ी से निर्मित है एंड सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, ये भी सही है। लोथल गुजरात में स्थित डॉकयार्ड था, ये भी राइट है। लोथल कहां पर है? गुजरात में है, और ये मैंने आपको बताया हुआ है। मनके बनाने के कारखाने कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, ये इसमें गलत है, क्योंकि 2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया है कि जो मनके बनाने के कारखाने हैं वो कहां से हुए हैं? चहुंदड़ो, ये मैंने आपको बताया था, वो चहुंदड़ों से प्राप्त हुए हैं। मनके बनाने के कारखाने कालीबंगा से नहीं, चहुंदड़ों से। और कालीबंगा में मैंने आपको बताया था कि कालीबंगा से जो है जुते हुए जो खेत हैं उसके प्रमाण कहां से मिलते हैं? तो वो मिलता है कालीबंगा से, और कालीबंगा कहां है? राजस्थान में है। तो याद रखिएगा, मनके बनाने के कारखाने चहुंदड़ों से प्राप्त हुए हैं एंड जुते हुए खेत कालीबंगा, राजस्थान। एंड नेक्स्ट जो है धोलावीरा नगर। सबसे पहले देखिए, जो धोलावीरा है ये कहां पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। और मैंने आपको बताया था कि धोलावीरा जो है, ये मैंने आपको बताया था कि धोलावीरा जो है अभी हाल ही में भारत का जो है नवीनतम 40वें नंबर का है, ये याद रखिएगा 40वें नंबर का है। तो हाल ही में भारत का जो नवीनतम विश्व धरोहर है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज, 40वें नंबर का वो कौन सा है? धोलावीरा। और धोलावीरा जो है गुजरात में स्थित है, और धोलावीरा नगर जो है 3 खंडों में विभाजित है, डिवाइड है। तो ये भी इसमें सही है। गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। और ये सारी बातें आप याद रखिएगा इन चारों का, क्योंकि इसमें से भी एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, तो आप इसे याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें गलत वाला सही है, तो गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, मनके बनाने के कारखाने कालीबंगा से नहीं चहुंदड़ों से प्राप्त हुए हैं। अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। असत्य को पहचानिए। ऑप्शन नंबर ए, सर्वप्रथम भारत आने वाले जो हैं यूरोपियन पुर्तगाली थे। तो देखिए, यूरोपियन के बारे में मैं आपको बता रही हूं। जो यूरोपियन पुर्तगाली थे, यूरोपियन सबसे पहले जो है पुर्तगाली आए थे, ये बात सही है कि सबसे पहले जो है पुर्तगाली आए थे।
सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और लास्ट में भी यही गए हैं। सबसे आखिरी में, सबसे अंतिम में भी कौन गए थे भारत से? वो भी पुर्तगाली ही गए थे। पहले भी पुर्तगाली आए थे और अंतिम में भी पुर्तगाली ही गए थे। और इनको कहां से निकाला गया था? इनको जो है गोवा से निकाला गया था। इनको गोवा से 1961 में 1961 में इनको गोवा से सबसे लास्ट में इनको निकाला गया। ये भी इसमें याद रखिएगा। और जो पुर्तगाली हैं, ये जो पुर्तगाली है, इन्होंने भारत में तंबाकू की खेती, एक तो है इन्होंने क्या सिखाया था? तंबाकू की खेती सिखाए, और दूसरी चीज क्या सिखाए थे? प्रिंटिंग प्रेस। जो प्रिंटिंग प्रेस होती है वो भी इन्होंने ही सिखाया था, प्रिंटिंग प्रेस। तो पुर्तगालियों के द्वारा तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस, इन दोनों के द्वारा ही ये भारत में स्टार्ट हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और जो ब्लू वाटर पॉलिसी है, ब्लू वाटर पॉलिसी जो है ये डुप्ले के द्वारा नहीं, इसको किसके द्वारा जो है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? अल्फांसो डी अल्मेडा, जो कि पुर्तगाल के गवर्नर थे। तो देखिए, सबसे पहले जो है यूरोपियन जो है पहले पुर्तगाली थे जो भारत में आए, और सबसे आखिरी भी ये थे। और ये कहां से इनको निकाला गया था? गोवा से। कब? 1961 में। इनके द्वारा जो है तंबाकू की खेती सिखाई गई और इन्हीं के द्वारा जो है प्रिंटिंग प्रेस भी सिखाया गया। अब देखिए, हम ब्लू वाटर पॉलिसी का देखते हैं। जो ब्लू वाटर पॉलिसी है, ये मैंने आपको बताया, ये किसके द्वारा जो है स्टार्ट किया गया? अल्फांसो, ये नाम याद रखिएगा, अल्फांसो डी अल्मेडा। ये क्या थे? ये डी अल्मेडा, ये जो है पुर्तगाल का गवर्नर था। ये कौन था? पुर्तगाल का गवर्नर। याद रखिएगा, इसी के द्वारा जो है ब्लू वाटर पॉलिसी को सबसे अधिक महत्व दिया गया। डुप्ले के द्वारा नहीं दिया गया था। मैंने आपको डुप्ले का बताया था कि इसके द्वारा जो है सहायक संधि, आपको याद होगा सहायक संधि, कल नहीं, जो इसके पहले क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि सहायक संधि जो है डुप्ले के द्वारा स्टार्ट किया गया। बट सहायक संधि का सबसे ज्यादा उपयोग, यूज, या सबसे ज्यादा जो है फेमस किसने किया था? तो वो किया था वेलेजली ने। ये भी नाम मैंने आपको बताया था, वो वेलेजली के द्वारा किया गया था। वेलेजली के द्वारा सहायक संधि का सबसे ज्यादा उपयोग किया गया, बट डुप्ले ने जो है सहायक संधि को स्टार्ट किया। तो ये इसमें गलत है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ये वाला सही है क्योंकि सबसे पहले जो है पुर्तगाली आए थे। ये गलत है क्योंकि ब्लू वाटर पॉलिसी को डुप्ले नहीं, अल्फांसो डी अल्मेडा जो कि पुर्तगाल का गवर्नर था उसके द्वारा इसे स्टार्ट किया गया। पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, हाँ ये भी सही है। और इन्हीं के द्वारा तंबाकू की जो खेती है वो भी करना सिखाया गया। सबसे अंत में जो है भारत छोड़ने वाली भी पुर्तगाली थे, ये भी राइट है। और उनको कहां से निकाला गया था? गोवा से 1961 में। तो ये सारी बातें आप एक क्वेश्चन के थ्रू, आपको 4 अलग से नए क्वेश्चन भी मैंने आपको सिखा दिया है। याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें राइट आंसर, तो इसमें क्या होगा कि जो गलत है वही सही है क्योंकि असत्य पूछा है, गलत वाला पूछा है। तो गलत कौन सा है? ये। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा रोग अनुवांशिक रोग नहीं है? आप सबको पता है अनुवांशिक का मतलब क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, एक पीढ़ी से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना, उसे बोलते हैं अनुवांशिक। अनुवांशिक रोग जो है कौन सा इसमें से नहीं है? नहीं पूछा है, मतलब गलत वाला आपको बताना है, राइट नहीं गलत वाला। तो देखिए, सबसे पहले वर्णांधता है। वर्णांधता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। इसे आप इंग्लिश में भी याद रखिएगा, बहुत से लोगों को जो है हिंदी में नहीं समझ में आता है। तो ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब आप लोगों को पता ही है कि रंगों में विभेद नहीं होता है, जो कलर होता है उसमें डिफरेंस नहीं हो पाता है, उसे बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। तो ये क्या है? अनुवांशिक रोग है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। दूसरा है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है 21वें गुणसूत्र
21वां जो क्रोमोसोम्स है या फिर 21वां जिसे गुणसूत्र बोलते हैं, 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से जो रोग होता है उसे बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। और ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार पूछा है, डाउन सिंड्रोम अलग अलग एग्जाम्स में पूछा है कि डाउन सिंड्रोम जो है कौन से गुणसूत्र से, कौन से क्रोमोसोम से होता है, तो वो है 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है इसमें रक्त का जो थक्का है, जो ब्लड क्लॉटिंग है, रक्त का जो थक्का है ये इसमें नहीं जमता है। ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है और इसे शाही रोग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रिटेन की महारानी है उनको ये रोग हुआ था, इसीलिए इसे शाही रोग भी कहते हैं, याद रखिएगा। एंड डी, नाइट ब्लाइंडनेस। देखिए नाइट ब्लाइंडनेस लिखा है, अगर यहां पर जो है रतौंधी लिखा होता, मैं यहां पे अच्छे से आपको बता रही हूं, देखिए अगर नाइट ब्लाइंडनेस की जगह पे रतौंधी होता तो आप इसको आसानी से कर सकते थे, बट यहाँ पे लिखा है नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है रतौंधी रोग है और ये जो है विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की जो है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल। तो देखिए जो अनुवांशिक रोग इसमें से पूछा है कौन सा नहीं है, तो ये वाला जो है इसमें राइट आंसर होगा, क्योंकि नाइट ब्लाइंडनेस जो है विटामिन की कमी से होता है, ये जो है अनुवांशिक रोग नहीं है। और ये तीनों जो है अनुवांशिक रोग हैं। मैंने आपको बता दिया नाइट ब्लाइंडनेस को रतौंधी बोलते हैं, ये विटामिन ए की कमी से होता है और इसका वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। तो आप याद रखिएगा ये सारे पॉइंट, इसका राइट आंसर होगा नाइट ब्लाइंडनेस। और एक और मैं आपको बता रही हूं सिंड्रोम, जो पटाऊ सिंड्रोम है। ये भी पूछता है कि जो पटाऊ सिंड्रोम है ये किसकी कमी से होता है, तो ये 13वें गुणसूत्र की, 13वें जो गुणसूत्र की ट्रायोसोमी है उससे होने वाला रोग कौन सा है, तो वो है पटाऊ सिंड्रोम। आप ये भी याद रखिएगा। और देखिए मनुष्य में जो ह्यूमन है उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, तो वो होते हैं 23 पेयर, 23 जोड़ी। टोटल कितने होते हैं? 46। अगर पेयर में पूछेगा तो मनुष्य में जो है 23 पेयर्स होते हैं, एंड वैसे पूछेगा तो 46। इतने गुणसूत्र होते हैं, आप सबको पता है। और इसमें जो है कितनी कायिक जो होती हैं, कितनी ऑटोजोम्स, 23 जोड़ी में जो है ऑटोजोम्स, देखिए जैसे हिंदी में जो है कायिक बोलते हैं, ऑटोजोम्स, वो कितना होता है? ये होता है 22 जोड़ी, या फिर जिसे बोलते हैं 44। ये भी आप याद रखिएगा। ये 23वें जोड़ी में जो है 23 जोड़ी जो गुणसूत्र हैं 46, उसमें जो है ऑटोजोम्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं कायिक, जिसे हिंदी वाला लिखना होगा वो भी लिख सकता है कायिक, ऑटोजोम्स को बोलते हैं। 22 जोड़ी होता है 44, और एक जो होता है वो होता है, ये 22 जोड़ी हो गए, और एक जो होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम्स। ये होता है सेक्स क्रोमोसोम्स, लैंगिक गुणसूत्र। तो देखिए ये जो ऑटोजोम्स है ये आपको पता है 22 जोड़ी होता है, और एक जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स, लैंगिक गुणसूत्र। इसमें जो है यहां पर मैं आपको ऊपर बता रही हूं, देखिए इसमें सेक्स क्रोमोसोम्स में जो है एक होता है XX एंड एक होता है XY। तो ये जो XX है ये होता है फीमेल, इसका होता है फीमेल, ये फीमेल क्रोमोसोम्स है। एंड ये जो XY है ये है मेल क्रोमोसोम्स, ये आप सबको पता है, ये है मेल क्रोमोसोम्स। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा कि ऑटोजोम्स में जो 22 पेयर्स होते हैं उसमें ये 22 ऑटोजोम्स होते हैं, जो कि शरीर का जो निर्माण है उसमें ऑटोजोम्स का कार्य होता है। एंड सेक्स क्रोमोसोम्स, इसका निर्धारण कौन होगा कि लड़के का बॉर्न होगा या लड़की का, मेल होगा या फीमेल, तो ये करता है सेक्स क्रोमोसोम्स। XY जो XX जो है याद रखिएगा ये XX है, XX जो है वो फीमेल का है, एंड ये जो XY है XY ये है मेल क्रोमोसोम्स। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज असत्य को पहचानिए। सबसे पहले अगर आपको ये चारों में से अगर एक भी नहीं आता होगा तो इसमें गलत करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले इसमें एक छोटा सा बस माइनर सा मिस्टेक है जिसकी वजह से लोग ज्यादा गलती करते हैं। वायरलेस वाईफाई, इसका फुल फॉर्म क्या है?
वायरलेस फिडेलिटी, ये इसमें राइट है क्योंकि वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। एंड बी LAN लोकल एरिया नेटवर्क, ये भी इसमें राइट है, लोकल एरिया नेटवर्क। और एक होता है WAN, WAN का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ये भी याद रखिएगा, वाइड एरिया नेटवर्क, ये WAN का फुल फॉर्म है। एंड सी LCD लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा मिस्टेक है कि जो LCD है लाइट की जगह पर क्या होगा, लिक्विड, यहां पर जो है लाइट की जगह पे होगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये इसका होगा। तो ये इसमें गलत है, थोड़ा सा बस माइनर मिस्टेक है, ये लाइट की जगह पे क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। एंड डी MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये सारे सही हैं, इसमें गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी LCD, क्योंकि लाइट नहीं होगा लिक्विड होगा यहां पर। तो ये था। और एक चीज और बताना चाहूंगी, LED इसका क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, ये है LED का फुल फॉर्म। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा, इसमें से कोई भी आपको देखने को मिल सकता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। वेद के संदर्भ में असत्य को पहचानिए, इसमें से जो गलत वाला है वो आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ है कि अथर्ववेद जो है वेद त्रयी में शामिल नहीं है, ये सही है। अथर्ववेद का मतलब आपको पता ही है, जादू टोना, और ये जो है वेद त्रयी में शामिल नहीं है। वेद त्रयी में कौन कौन से शामिल है, ये वेद त्रयी में जो है ऋग्वेद, वेद त्रयी में ऋग्वेद है, सामवेद एंड यजुर्वेद, ये जो है वेद त्रयी में शामिल है, इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं है। तो ये सही है। ऋग्वेद में 10 सूक्त और 1028 मंडल हैं। इसमें भी देखिए कि एक छोटी सी गलती है और जिसे पहचानना भी मुश्किल हो सकता है एग्जाम में, तो इसलिए आप इसे याद रखिएगा कि ऋग्वेद में जो है इसमें उल्टा लिखा हुआ है, ऋग्वेद में 10 सूक्त नहीं 10 मंडल है। यहां पर सूक्त की जगह पर क्या होना चाहिए था, ऋग्वेद में जो है 10 मंडल है एंड 1028 मंडल नहीं 1028 सूक्त हैं। तो यही इसमें गलत है, ये वाला इसमें जो है गलत है, क्योंकि ऋग्वेद में है 10 मंडल होते हैं और 1028 सूक्त। आप इसे याद रखिएगा, 10 मंडल और 1028 सूक्त, और यहां पर उल्टा लिखा हुआ है 10 सूक्त और 1028 मंडल। तीसरा देखिए, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो देखिए जो ऋग्वेद है इसमें टोटल मंडल कितने हैं, 10 मंडल हैं। मैंने आपको बताया इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और जो तीसरा मंडल है इसका जो तीसरा मंडल है उसमें जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और ये जो गायत्री मंत्र है ये किस भगवान को समर्पित है, तो भगवान सूर्य को। ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र जो है किस भगवान को समर्पित है, तो भगवान सूर्य को समर्पित है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और जो 7वां मंडल है, 10वें मंडल में जो एक 7वां वाला मंडल है 7वां, वो भगवान सोम को समर्पित है। ये भी याद रखिएगा, भगवान सोम को समर्पित है। और जो 10वां मंडल है ये जो है पुरुष सूक्त, जिसके अंदर जो है 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, जिसके अंदर 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। तो ये भी पूछता है कि 4 वर्णों का उल्लेख किस मंडल में किया गया है, तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। एक बार मैं आपको रिपीट करके सुना देती हूं।
और देखिए पहले ऑप्शन देखते हैं। अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है, ये राइट है। ऋग्वेद में 10 सूक्त और 1028 मंडल है, ये इसमें गलत है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ये भी सही है। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्यमेव जयते शब्द मुंडोपनिषद से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था एग्जाम में और ये भी इसमें सही है। तो ऋग्वेद में जो वेद त्रयी है उसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद शामिल है। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त हैं और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है और गायत्री मंत्र जो है भगवान सूर्य को समर्पित है। 7वें मंडल में भगवान सोम को समर्पित किया गया है। 10वां मंडल जो है पुरुष सूक्त, जिसके अंदर 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। तो ये सारी बातें जो है इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको याद करा दी, आप इसे याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। असत्य को पहचानिए, इसमें से जो गलत वाला है वो आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहला 1885 व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये एकदम राइट है। ये जो है कांग्रेस का पहला अधिवेशन था, ये जो है कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता जो है 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया। दूसरा है बी 1907 में जो है रास बिहारी बोस। देखिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी गलती है, यहां पर बोस दिया गया है, बोस नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, घोष। बोस, कई बार तो ऐसे भी लोग करते हैं कि रास बिहारी, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे भी नहीं और उन्हें लगेगा कि हाँ रास बिहारी जी ने ही किया है, तो रास बिहारी वाला भी इसमें सही है। बट आप पूरे क्वेश्चन को जो है आराम से ध्यान से पढ़ा कीजिए। यहां पर क्या लिखा है, रास बिहारी बोस, तो रास बिहारी बोस ने नहीं किया था, रास बिहारी घोष, सिर्फ जो है घोष यहां पर होता तो ये सही हो जाता। और 1907 में रास बिहारी घोष ने जो है सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसमें जो है कांग्रेस का नरम दल और गरम दल दोनों अलग हो गए थे, ये भी याद रखिएगा। 1916 में जो है अंबिका चरण मजूमदार ने जो है लखनऊ अधिवेशन, मैंने आपको बताया था लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और जिसमें जो है नरम दल और गरम दल एक हो गए थे, तो ये भी इसमें सही है और ये भी सही है, ये वाला इसमें गलत है। 1938 में जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने हरिपुरा अधिवेशन, ये भी पूछता है कि कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी और इनके द्वारा जो है एक स्थापना भी की गई थी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। वो कौन सी है, फॉरवर्ड ब्लॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था और इन्हीं के जन्म दिवस पर 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस के रूप में हम मनाते हैं। पराक्रम दिवस जो है 23 जनवरी को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर, सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पर इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये सारी बातें आप याद रखिएगा। और एक दो और बताना चाहती हूँ। 1929 में जो है लाहौर अधिवेशन में जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1929 याद रखिएगा, लाहौर अधिवेशन, और ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। 1931 कराची अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा की गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी याद रखिएगा। 1929 लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू जी ने अध्यक्षता की थी। 1931 कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और एक और जो है 1924, ये इंपॉर्टेंट है। 1924 जो है बेलगांव के अंदर, बेलगांव कहाँ है ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो बेलगांव है वो है कर्नाटक के अंदर, ये जो है कर्नाटक में है और इसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7।
निम्न का सही क्रम है, आपको इसको सही क्रम में अरेंज करना है इसके डेट के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको ये पता होगा कि कौन सा सम्मेलन कब हुआ है तभी आप इसे कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था ये आप सबको पता होगा 1992 में, और ये मैंने कितनी बार बताया है 1992 में रियो ब्राजील, ब्राजील के अंदर जो है रियो है वहां पर इसका जो है सम्मेलन हुआ था। रियो ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। दूसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये जो है कब हुआ था 16 सितंबर 1987 में कनाडा में हुआ था। और ये किसके लिए हुआ था, ओजोन परत के संरक्षण के लिए, याद रखिएगा कनाडा में ओजोन परत के संरक्षण के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल ये कब हुआ था, ये हुआ था 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, जापान में हुआ था। और इसको लागू कब किया गया था, याद रखिएगा इसको 2005 से लागू किया गया। 1997 में जापान में हुआ था, 2005 से इसको लागू किया गया। और ये ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। एंड नेक्स्ट स्टॉकहोम सम्मेलन, ये जो है 1972 में जो है स्टॉकहोम सम्मेलन को स्टार्ट किया गया था। और इसी में जो है 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस घोषित किया गया था। और पहली बार इसको 5 जून 1974 में से मनाया गया। तो देखिए आप इसे आसानी से कर सकते हैं कि इसका सही क्रम कौन सा होगा। तो सबसे पहले जो है स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, तो देखिए इसमें 4 वाला सबसे पहले आएगा स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के बाद जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है कौन सा है 4-2। तो देखिए यहाँ पर है 4-2, 4 के बाद से दूसरा आएगा। और 1987 के बाद जो है 1992, तो 4-2-1-3 ये रहा ऑप्शन नंबर ए, 4-2-1-3 जो है इसमें सही है। तो एक बार हम इसे देख लेते हैं। पृथ्वी सम्मेलन जो है 1992 में रियो ब्राजील में हुआ था। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 16 सितंबर 1987 को कनाडा में हुआ था ओजोन परत के संरक्षण के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में स्टार्ट हुआ, और ये कहाँ पर है, जापान में है। 2005 से इसे लागू किया गया था, और ये ग्रीन हाउस जो गैस है उसके उत्सर्जन को कम करने के लिए। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था, और इसी में जो है 5 जून को पर्यावरण दिवस घोषित किया गया। और इसको 5 जून 1974 को पहली बार हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 4-2-1-3। ये सारी बातें आप याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल का विकास एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत नहीं हुआ है। तो मैं इसे इंग्लिश में भी आपको बता देती हूँ। ये जो एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम है इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड IGMDP मतलब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसे जो है 1983 में एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। और इसमें जो है 5 मिसाइल हैं। ये जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसमें जो है 5 मिसाइल है। अब वो 5 मिसाइल कौन से हैं, तो देखिए उसे आप याद रख सकते हैं। पटना, पी से हो गया पृथ्वी, ए से हो गया अग्नि, टी से हो गया त्रिशूल, एन से हो गया नाग, एंड ए से हो गया आकाश। तो ये क्या है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे 1983 में एपीजे अब्दुल कलाम जी ने स्टार्ट किया था। इसमें 5 मिसाइल है जिसे आप पटना से याद कर सकते हैं।
पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश, ये है इसमें 5। और इसको 1983 से स्टार्ट किया गया था और 2008 में जो है इसे समाप्त किया गया है। इन पांचों को 2008 में समाप्त हुए हैं ये। और ये जो पृथ्वी है ये जो है सरफेस टू सरफेस, सतह पे सतह मार करने वाली मिसाइल है। अग्नि भी जो है सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। और ये नाग क्या है, एंटी टैंक मिसाइल है। ये मैंने आपको बताया था, नाग जो है एंटी टैंक मिसाइल है। तो ये पांचों जो है इसके अंदर आते हैं। तो इसमें से कौन सा वाला नहीं होगा, ऑप्शन से देखते हैं। पृथ्वी होगा, अग्नि भी होगा, नाग भी होगा, जो ये निर्भय ये नहीं होगा। तो यही इसमें राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, आपको गलत वाला बताना है। तो निर्भय जो है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इसका विकास नहीं हुआ है। तो ये इसमें राइट आंसर है। अब देखिए जो निर्भय है, हम निर्भय को देखते हैं कि ये क्या है। देखिए यहां पर मैं आपको लिखकर बता रही हूं, यहां पे है निर्भय और यहां है ब्रह्मोस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है और समानता क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए जो निर्भय है और ब्रह्मोस, ये दोनों जो है क्रूज मिसाइल है, ये इसमें समानता है। दोनों कैसी मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है। बट इसमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, ये जो है सबसोनिक है, सबसोनिक मिसाइल है। याद रखिएगा ये सबसोनिक मिसाइल है। और ब्रह्मोस क्या है, ब्रह्मोस जो है सुपरसोनिक मिसाइल है, सुपरसोनिक। तो ये है डिफरेंस और इसमें समानता। निर्भय, ब्रह्मोस दोनों क्रूज मिसाइल है। निर्भय जो है वो सबसोनिक मिसाइल है और ब्रह्मोस जो है सुपरसोनिक मिसाइल है। और निर्भय की जो ध्वनि की गति है, उसकी स्पीड जो है वो 1 मैक से कम है, 1 मैक से जो है इसकी स्पीड कम है। और ब्रह्मोस जो है इसकी स्पीड जो है 2.8 मैक से अधिक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। मैं ये कोशिश करती हूं कि एक क्वेश्चन के थ्रू अलग अलग 5 नए क्वेश्चन भी आपको याद करा पाऊं। और अगर आपको लगता होगा कि हाँ मैं आप लोगों के लिए अच्छे से हार्ड वर्क कर रही हूं, तो मेरे इस हार्ड वर्क को अप्रिसिएट करने के लिए एक लाइक तो बनता है। तो प्लीज अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपको लगता होगा कि हाँ मुझे ऐसे ही और भी मेहनत करनी चाहिए, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे और भी ज्यादा मोटिवेशन मिले। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस उपवेद की रचना विश्वकर्मा ने की है। तो सबसे पहले हम वेद और उपवेद के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए आप सबको पता है कि 4 वेद होते हैं, 4 वेद होते हैं और 4 जो है उपवेद भी हैं। 4 उपवेद हैं। पहला कौन सा है, तो देखिए जो पहला है वो है आयुर्वेद। आप इसे अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, आयुर्वेद। और इसकी रचना जो है धन्वंतरी, इसकी रचना आयुर्वेद की जो रचना है वो धन्वंतरी के द्वारा की गई। आयुर्वेद की रचना धन्वंतरी के द्वारा की गई। और दूसरा है धनुर्वेद। और धनुर्वेद की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई है, वो की गई धनुर्वेद की विश्वामित्र। तो 2 उपवेद, एक मैंने आपको बताया आयुर्वेद, इसकी रचना धन्वंतरी के द्वारा हुई। धनुर्वेद, इसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा हुई। और जो तीसरा है उसे भी देखिए, तीसरा गंधर्ववेद। गंधर्ववेद, इसकी रचना जो है किसके द्वारा किया गया, भरत मुनि। इसकी रचना भरत मुनि के द्वारा। और विश्वकर्मा ने जो है शिल्पवेद, जो चौथा है वो है शिल्पवेद। शिल्पवेद और इसकी रचना जो है विश्वकर्मा के द्वारा किया गया, विश्वकर्मा। तो ये चारों उपवेद जो है आप याद रखिएगा। तो देखते हैं ऑप्शन से। आयुर्वेद की रचना मैंने आपको बता दिया किसने किया है, आयुर्वेद की रचना धन्वंतरी ने किया है। गंधर्ववेद भरत मुनि ने किया है। एंड धनुर्वेद जो है विश्वामित्र। एंड शिल्पवेद, यही क्वेश्चन में पूछा था कि विश्वकर्मा ने किसका किया है, तो इसका राइट आंसर होगा शिल्पवेद। शिल्पवेद की रचना जो है विश्वकर्मा के द्वारा हुआ है।
अब चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न घटनाओं में सबसे अंत में कौन सी घटना होती है? आपको यह बताना है कि इसमें से चारों में से सबसे लास्ट में कौन सी घटना होती है। तो पहले हम इसका देखते हैं कि कौन सी घटना कब हुई है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 1913 में सोहन सिंह और लाला हरदयाल सिंह के द्वारा, ये पूछता भी है, सोहन सिंह और लाला हरदयाल सिंह, इनके द्वारा कहां पर? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए, अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को, ये भी याद रखिएगा। सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका, यूएसए। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह, इनके द्वारा सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में किया गया। अब देखिए रॉलेट एक्ट, जिसको काला कानून भी बोलते हैं, ये 1919 में हुआ था। इसमें क्या है? ना अपील ना दलील, इसको काला कानून बोलते हैं। 1919 में इसकी स्थापना हुई। ये जो घटना है वो 1919 में हुआ। स्वराज पार्टी, ये कब हुआ? तो स्वराज पार्टी जो है 1923 में चित्तरंजन दास जी के द्वारा हुआ। 1923 में नेहरू रिपोर्ट, ये आप याद रखिएगा कि ये जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो है आप याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, इनकी जो रिपोर्ट है इसको नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं। ये 1928 में आता है, 1928 में, और ये मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट है। तो देखिए इसमें सबसे लास्ट में कौन सी घटना हुई? तो सबसे लास्ट में जो है ये हुआ था नेहरू रिपोर्ट, क्योंकि ये 1928 में हुआ। एक बार हम इसे देख लेते हैं। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सोहन सिंह और लाला हरदयाल सिंह जी के द्वारा सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में हुआ। रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून बोलते हैं, ना अपील ना दलील, ये 1919 में हुआ। स्वराज पार्टी 1923 में चित्तरंजन दास जी के द्वारा हुआ। नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट जिसे बोलते हैं, 1928 में हुआ। तो इसमें सबसे लास्ट में कौन सा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी, नेहरू रिपोर्ट, ये इसका राइट आंसर है। और जो जवाहरलाल नेहरू जी का है, उनके द्वारा जो है, ये भी याद रखिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव, जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है 13 दिसंबर 1946 में जो है उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया था, इसको रखा गया था। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। सो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे जो एपिसोड हुए हैं, ये जो है इसके पहले के जो 5 एपिसोड हो चुके हैं, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसे एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा जब भी आपको टाइम मिले। इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी इस सीरीज में। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली जो है आप मेरे चैनल के साथ से जुड़े हुए और आपको कुछ ना कुछ इसमें सीखने को मिले। आप मेरे से कुछ सीखेंगे और मैं आपसे कुछ सीखूंगी। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जो भी चीज़ें याद आती हों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसे लिख कर जरूर बताइए। मैं सारे कमेंट्स आपके पढ़ती हूँ, तो वहाँ पर आप मुझे इस क्लास की रिव्यू भी देख सकते हैं। कुछ इंप्रूव करना हो या फिर कोई और भी टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं, आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जीके क्लासेस ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।